किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड, सप्लाई और प्राइस का अगर बात करते हैं हम लोग, तो अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड अगर ज्यादा रहेगा, पैरेलल में उसका सप्लाई अगर कम रहेगा, तो प्राइस हाई हो जाएगा। और अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है और पैरेलल अगर हम लोग मान लेते हैं कि डिमांड थोड़ा कम हो गया है उस प्रोडक्ट का, तो प्राइस हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो प्राइस लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है और उस चीज का डिमांड बहुत कम है, तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं कम प्राइस पे करके इसको बेच के हटा दो, खराब नहीं होना चाहिए ये प्रोडक्ट। तो ये जो क्राइटेरिया है इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। तो सेगमेंट में क्या बनता है? रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटेड शिप्स का इन्वेंशन होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिज एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से फूड ट्रैवल की वजह से, गुड्स एंड कैपिटल्स की वजह से वर्ल्ड में इंटरकनेक्शन बढ़ा, कनेक्टिविटी बढ़ी, जिसकी वजह से ग्लोबल वर्ल्ड बनना स्टार्ट हुआ। और जो आज के डेट में हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो एक प्रॉपर ग्लोबल वर्ल्ड का शेप ले चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19th सेंचुरी के सिचुएशन के बारे में। इट मीन्स 1815 से 1914 तक के टाइम पीरियड को। इस बीच क्या हुआ था, यानी कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, ये सारे जितने भी फैक्टर्स थे वो सोसाइटी में रीशेप लेना और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे थे, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स में भी एडवांसमेंट हो रहे थे कि किस तरीके से सोसाइटी को और मॉडर्न बनाना है, ग्लोबल बनाना है, इंटरकनेक्शन बढ़ाना है। क्लियर है? देन आफ्टर ये सारे सिचुएशंस के बाद, इंटरकनेक्शन बढ़ने के बाद, इकोनॉमिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि जो इंटरकनेक्शन है वो 3 फ्लोज में आ रहे हैं सोसाइटीज़ में, वर्ल्ड में। और वो 3 फ्लोज यानी कि वो 3 फ्लो क्या क्या है? फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ capital. And what does it signifies? Flow of trade signifies referred largely to trade in goods. Flow of trade यानी कि goods और capitals का ट्रेड होना, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, as for example wheat का, क्लोथ का, इन सब चीज़ों का। फ्लो ऑफ लेबर में हम लोग क्या देखेंगे कि पीपल एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे थे इन सर्च ऑफ देयर वर्क, इन सर्च ऑफ देयर जॉब्स। क्लियर है? एंड इन थर्ड फ्लो हम लोग क्या देखेंगे कि कैपिटल का फ्लो होना। कैपिटल का फ्लो होना यानी कि जिसके पास जितना भी पैसा है उसको लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। एक जगह इन्वेस्टमेंट हो गया तो लोग दूसरे जगह जा रहे थे, वहाँ जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे थे ताकि इन फ्यूचर उन लोगों को दिक्कत ना हो। तो इसके वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि जितना भी कल्चरल फैक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया, सोशल फैक्टर्स हो गया, तो इन सब की वजह से और 3 फ्लोस की वजह से सोसाइटी में इंटरकनेक्शन बढ़ा। और ये इंटरकनेक्शन की वजह से हमारी जो वर्ल्ड है वो रीशेप लेना स्टार्ट की और ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट की और मॉडर्न होना स्टार्ट कर दी। अब क्या क्या होता था, कभी कभी ये जो 3 फ्लोज है ये कभी कभी क्या होते थे, इनका कनेक्शन टूट जाता था। ठीक है, अब इनका कनेक्शन कैसे टूट जाता था? एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कुछ साल पहले की बात करें, जब कोविड का सिचुएशन आया था, तो कोविड के सिचुएशन में किस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि दुनिया रुक सी गई है, कोई भी फ्लोज नहीं हो रहा था वर्ल्ड में, लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करना बंद कर दिए थे, जो जहाँ था वहीं पे रह गया था। तो ये एज फॉर एग्जांपल अगर मान लो तो प्रेजेंट डे का सिचुएशन है। उसी तरीके से पास्ट में यानी कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, इंटरकनेक्शन उस वक्त में रुका था। और उस वक्त के इंटरकनेक्शन में क्या रोका गया था? लेबर माइग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। यानी कि लेबर जो जाते थे इन सर्च ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, उनको रोक दिया गया था, उनके माइग्रेशन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। क्लियर है? तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरकनेक्शन, कनेक्टिविटी बढ़ती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, जिसके वजह से हमारा ग्लोबल वर्ल्ड रीशेप होता है और ये वर्ल्ड बनता है। क्लियर है? तब तक आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, किस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी शेप लेती है टू फॉर्म अ ग्लोबल वर्ल्ड। सो इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की वजह से क्या हो रहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी शेप ले रही थी, ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा था। चलिए देखते हैं। अब इसमें हम लोग बात करते हैं सेल्फ सफिशिएंट की। तो वर्ल्ड ये चाहता था कि फूड सिक्योर नेशन हो, वर्ल्ड चाहता था फूड सिक्योर नेशन हो, पर जब सेल्फ सफिशिएंसी की बात आई तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स निकल के आ गए, बहुत सारे सोशल एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। इन सब के वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमी शेप तो लेती है एट लास्ट, बट सम चैलेंजेस को फेस करते हुए लेती है। 18th सेंचुरी की हम लोग बात करते हैं तो 18th सेंचुरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि याद कीजिए, यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो वास्ट लैंड एंड टेरिटरी को देख के वो माइग्रेट कर रहे थे और छोड़ छोड़ के कहाँ जा रहे थे, तो अमेरिका में जाके सेटल हो रहे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पे जाके सेटल हो रहे थे। 18th सेंचुरी में क्या होता है, पॉपुलेशन हाई हो जाता है। अब पॉपुलेशन हाई होगा तो जाहिर सी बात है जो फूड ग्रेन्स का डिमांड होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अब लोग भूखे तो नहीं रहेंगे। यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट को आप लोग बस नोट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड, सप्लाई और प्राइस का अगर बात करते हैं हम लोग, तो अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड अगर ज़्यादा रहेगा, पैरेलल में उसका सप्लाई अगर कम रहेगा तो प्राइस हाई हो जाएगा। और अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है और पैरेलल अगर हम लोग मान लेते हैं कि डिमांड थोड़ा कम हो गया है उस प्रोडक्ट का, तो प्राइस हाई हो जाएगा। क्योंकि तो प्राइस लेस हो जाएगा। क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है और उस चीज़ का डिमांड बहुत कम है, तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं कम प्राइस पे करके इसको बेच के हटा दो, ख़राब नहीं होना चाहिए ये प्रोडक्ट। तो ये जो क्राइटेरिया है इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। तो उसी तरीके से पॉपुलेशन हाई हो रहा था तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स भी हाई हो रहे थे। अब ये जो डिमांड, सप्लाई और प्राइस का जो गेम है ये किस तरीके से देखने को मिलता है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक गेम की बात करते हैं। अर्बन सेंटर्स एक्सपैंड हो रहे थे ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजी की वजह से अर्बन सेंटर्स एक्सपैंड हो रहे थे। अर्बन सेंटर्स का एक्सपैंड होना, इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना, तो इन सब की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड होने लगा। क्योंकि मानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में वो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में वो प्रोडक्ट बनेगा कैसे, रॉ मटेरियल से। उस रॉ मटेरियल के लिए हम लोगों को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ज़रूरत होगा। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी, वर्कर्स काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का भी डिमांड बढ़ रहा था, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स का प्राइजेस भी बढ़ रहा था। क्योंकि सारे लोग छोड़ के तो इंडस्ट्रीज़ में काम करने चले गए, एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करने वाले कुछ ही लोग बचे, तो सप्लाई अच्छे से स्पीड में और ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, जिसके वजह से फूड प्राइजेस ग्रेन्स के जो है वो बढ़ने लगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि अब जब इतना सब कुछ हो रहा था तो जो लैंडेड ग्रुप्स होंगे, जो लैंडेड लेबर्स होंगे, जिनके ज़मीन पे ये सारा काम हो रहा है, अब अगर इस एरिया में कोई लैंडेड ग्रुप है और प्राइस हाई हो रहा है, तो फ़ायदा तो इनको है कि सप्लाई कम हो रहा है, मार्केट में इस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है, तो मार्केट में इस प्रोडक्ट का भाई प्राइस ज़्यादा हो रहा है। तो अब प्राइस ज़्यादा हो रहा है, सामान तो बिकेगा ही बिकेगा, तो हाई प्राइजेस की वजह से प्रॉफिट किसको हो रहा था, तो लैंडेड ग्रुप्स को प्रॉफिट हो रहा था। तो लैंडेड ग्रुप्स का क्या डिमांड था, वो गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर क्या बोल देते हैं कि कॉर्न का इंपोर्ट, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कॉर्न लॉज का। कॉर्न
का जो इम्पोर्ट है फ्रॉम ब्रिटेन उसको रोक दिया जाए, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। क्यों रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए? तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इस एरिया में जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसका डिमांड बढ़ रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लैंडेड ग्रुप्स को प्रॉफिट हो रहा है। अब लैंडेड ग्रुप्स को प्रॉफिट तब तक ही होगा जब तक बाहर से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होके इस कंट्री में ना आए। कैसे? तो देख, मान लिया कि अगर ये कंट्री में अब इस कंट्री का अपना फूड प्रोडक्ट राइज हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, अगर इस कंट्री में हम लोग ब्रिटेन से फूड इंपोर्ट कर लेते हैं तो क्या होगा? ब्रिटेन से जो फूड इंपोर्ट होके आएगा वो तो चीप एंड बेस्ट प्राइस पे, चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का वो फूड सेल हो जाएगा, वो फूड प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो लोग क्या चाहेंगे? अब बहुत सारे ऐसे पुअर लोग भी थे जिनको इस हाई प्राइस राइस से प्रॉब्लम था, वो लोग उस सामान को नहीं खरीद पा रहे थे। तो वो लोग क्या चाहेंगे कि जो फूड इंपोर्ट होके आ रहा है वो सस्ते दामों में अगर हमको मिल रहा है तो हम उस फूड प्रोडक्ट को खरीदें। तो लैंडेड ग्रुप्स का क्या कहना था गवर्नमेंट को, कि प्रेशर में डाल के गवर्नमेंट को कि आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए इंपोर्ट ऑफ कॉर्न, यानी कि फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से फूड ग्रेन्स नहीं आएगा, इसको आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। क्लियर है? लेकिन ये सारा जो कंडीशन चल रहा था इसी को हम लोग कॉर्न लॉज के नाम से बोले। क्या बोले? कॉर्न लॉज। यानी कि एक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों का, राइट अ शॉर्ट नोट और राइट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट कॉर्न लॉज। तो उसमें आप लोग क्या क्या लिखिएगा? उसमें आप लोग लिखिएगा कि जिस तरीके से इंडस्ट्रीज बढ़ रहा था, डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बढ़ रहा था, तो फूड ग्रेन्स का प्राइजेस भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से लैंडेड ग्रुप्स को प्रॉफिट हो रहा था और वो क्या चाहते थे कि ब्रिटेन से इंपोर्ट्स ऑफ कॉर्न को बंद कर दिया जाए, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। और यही था हमारा कॉर्न लॉ। अब इस कॉर्न लॉ की वजह से कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुश नहीं थे, नाखुश थे। वो लोग नाखुश क्यों थे? ड्यू टू हाई राइज इन फूड ग्रेन्स, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों का क्या कहना था कि इंडस्ट्रियलिस्ट का और ड्वेलर्स का क्या कहना था, ट्रेड एंड ड्वेलर्स का, कि आप एबोलिश कर दीजिए कॉर्न लॉस को। दे फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू एबोलिशन ऑफ द कॉर्न लॉस, कि कॉर्न लॉस को एबोलिश कर दीजिए और ब्रिटेन से कॉर्न का जो इंपोर्ट हो रहा था उसको अलाउंस दे दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे शेप ले रही थी? तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हम लोग क्या देखें कि फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी शेप ले रही थी, ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा था। तो इस ग्लोबल वर्ल्ड को बनने में हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड की बात करते हैं। तो सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड की जब बात होती है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि कुछ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स निकल के आ रहे थे। अब उस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। किस तरीके से? तो 18th सेंचुरी की कहानी में हम लोगों ने क्या सुना कि पॉपुलेशन बढ़ रहा था। पॉपुलेशन बढ़ेगा, अगर सप्लाई कम है तो फूड ग्रेन्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो फूड ग्रेन का प्राइसेस कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से लैंडेड ग्रुप्स को प्रॉफिट होने लगे और उन्होंने क्या डिमांड किया गवर्नमेंट से? टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन कुछ नाखुश लोग भी थे जो पुअर थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और उन लोगों को हाई प्राइस राइस और फूड ग्रेन से प्रॉब्लम था। तो उन लोगों का क्या डिमांड था? फॉर द एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉस, कि आप कॉर्न लॉस को हटा दीजिए और ब्रिटेन से जो कॉर्न इंपोर्ट होके हमारी कंट्री में आ रहा था उसको अलाउंस दे दीजिए। तो इस तरीके से हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी धीरे धीरे एक प्रॉपर शेप में आ रही थी ड्यू टू मेनी अप्स एंड डाउन्स, ड्यू टू मेनी challenges faced by the people, due to many challenges faced by the industrialist। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ कॉर्न लॉस, कि आखिर कॉर्न लॉस
हटा, कॉर्न लॉज वापस आया, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा लोगों पे। तब तक आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लीजिए। कॉर्न लॉस का इम्पैक्ट क्या पड़ा, एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉस का इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा आप खुद सोचिए। जब जो पुअर पीजेंट्स थे, जो फूड प्राइजेस, हाई फूड प्राइजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों का क्या डिमांड था गवर्नमेंट से कि एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉस हो जाना चाहिए। तो एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉस के बाद लैंडेड ग्रुप्स को तो फ़र्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो हाई प्राइस राइस पे कूद रहे थे कि भैया हमको क्या है, फूड प्राइजेस का, फूड प्रोडक्ट्स का प्राइस हाई हो रहा है, हमको तो प्रॉफिट हो रहा है, जिसको जो खरीदना है खरीदे, लेकिन जो भी खरीदेगा वो हाई प्राइस पे खरीदेगा, जिसकी वजह से कुछ अनहैप्पी लोग थे जो क्या चाहते थे, एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉज। यानी कि अब जब कॉर्न लॉज का एबोलिशन हो जाएगा तो ब्रिटेन से फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो फूड इंपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से, वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया था इन अ वेरी स्पीड फॉर्म और एट अ वेरी चीप रेट। अब वो चीप रेट पे ब्रिटेन से इस कंट्री में फूड इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया था, और जितने भी वास्ट एरियाज थे वो अनकल्टिवेटेड छोड़ दिए गए थे, यानी कि, और थाउजेंड्स थ्रोन आउट ऑफ देयर वर्क, thousands of people thrown out of their work. What does it mean? अगर हमारे कंट्री में, मतलब जो वहाँ की कंट्री थी, उस कंट्री में फूड प्रोडक्ट्स बन नहीं रहे थे, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से वेरी चीप प्राइस पे फूड इंपोर्ट होके आ रहा था, तो लोग उसी फूड प्रोडक्ट को खरीद रहे थे। तो जब वहाँ उसी फूड प्रोडक्ट को लोग खरीदने लगे तो बहुत सारे जो लैंड है वो अनकल्टिवेटेड छूट गए, और जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर थ्रोन आउट ऑफ देयर वर्क। तो सबको निकाल के हटा दिया गया कि तुम यहाँ पे रह के क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो जाओ जहाँ रहना, मतलब जहाँ फूड प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ तुम्हारा काम है वहाँ चले जाओ। देन पीपल लीव देयर एरिया, दे माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है यहाँ तक? सो दे फ्लॉक्ड टू सिटीज और माइग्रेटेड ओवरसीज। जो हम लोगों ने देखा था कि यूरोप से निकल के सीज से ट्रैवल करते हुए, बहुत सारे लैंड को ट्रैवल करते हुए वो लोग कहाँ पहुँचते हैं, अमेरिका पहुँचते हैं, कुछ अफ्रीका के पार्ट में पहुँचते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में पहुँचते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वो लोग माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं इन सर्च ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है यहाँ तक? अब कॉर्न लॉस बंद हो गया, यानी कि एबोलिश हो गया। कॉर्न लॉस के एबोलिशन के बाद इंपोर्ट्स क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फूड प्राइजेस कम हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, सेम जो मैंने अभी बताया कि फूड प्राइजेस जब कम हुआ तो ब्रिटेन का जो कंजम्पशन था, फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, वो बढ़ गया। उस बढ़ने के साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहाँ का बढ़ा, जिसके वजह से इनकम हाई होने लगा। अब इनकम हाई होगा तो ब्रिटेन को प्रॉफिट है। क्लियर है? तो फूड प्रोडक्शन जो है वो ब्रिटिश डिमांड को टच करने लगा, ब्रिटिश डिमांड को और बढ़ाने लगा, और कनेक्टिविटी बढ़ने लगी। इस तरीके से वर्ल्ड में कनेक्टिविटी बढ़ रही है और ग्लोबल वर्ल्ड शेप ले रहा है खुद में। क्लियर है? तो माइग्रेशन हुआ, फार्मिंग ऑन न्यू लैंड्स। अब पीपल माइग्रेट किए, और जहाँ जहाँ वो जा रहे थे माइग्रेट करके, जिस भी लैंड पे, वहाँ वो लोग न्यू लैंड से फार्मिंग यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट किए। ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिंग वर्ल्ड। अब ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिंग वर्ल्ड, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा था इन अ वेरी ग्रेजुअली। अगर हम लोग बोलें कि ट्रांसपोर्ट के वजह से भी वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा था। किस तरीके से? तो जितने भी फूड प्रोडक्ट्स ट्रांसफॉर्म होते थे, एक जगह से दूसरे जगह आते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम चल रहा था, उसके वजह से क्या होता था कि वो थ्रू ट्रांसपोर्ट यानी कि न्यू कार्गोज एंड शिप्स के वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते थे। पीपल भी माइग्रेट कर रहे हैं, तो जो भी न्यू कार्गोज एंड शिप्स के वजह से वो माइग्रेट कर पा रहे हैं ईजिली, क्योंकि पहले भी चलिए ओवरसीज से वो लोग माइग्रेट यानी कि सी रूट से वो लोग माइग्रेट कर रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, नाव चलाते हुए जा रहे थे। चलिए अब न्यू कार्गोज और शिप्स का इन्वेंशन हो गया, तब तक तो ट्रांसपोर्टेशन भी हेल्प किया
और माइग्रेशन को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ईजी बनाया कि आप लोग ईजिली एक जगह से दूसरे जगह तक किसी भी सामान को ले जा सकते हो, खुद जा सकते हो। सो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ट्रांसपोर्टेशन भी वर्ल्ड को कनेक्ट करने में, ट्रांसपोर्टेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्लियर है। अब उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि एग्रीकल्चरल रीजन्स में जो भी फूड प्रोडक्ट्स जा रहा था तो वो थ्रू रेलवेज की वजह से, यानी कि रेलवे कनेक्ट कर रहा था एग्रीकल्चरल कनेक्शन वाले फील्ड्स को। देन आफ्टर पीपल सेटल ऑन लैंड्स टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन, पीपल्स जा रहे थे, सेटल हो रहे थे। सेटल होने का मतलब वहाँ पे वो लोग अपना घर बना रहे थे, सेटलमेंट बना रहे थे एक जगह से दूसरे जगह जाके, और वहाँ पे अपना फूड प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करवा के, या जो भी काम है इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल वर्कर्स बन के, यानी कि इन सर्च ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट वो लोग जा रहे थे, वहाँ पे जाके वो लोग सेटल हो जा रहे थे। इस तरीके से क्या देखने को मिलता है कि जो एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉज हुआ, एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉज में ब्रिटेन से जो इंपोर्ट होके कॉर्न आ रहा था उसका प्राइस कम कर दिया गया और डिमांड ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि वो चीप एंड बेस्ट प्राइस में मिल रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटेन का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत अच्छे से बढ़ गया, वहाँ का ब्रिटेन का इनकम बहुत अच्छे से होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन का अपना एक रोल है कि किस तरीके से रेलवेज हो गया, कार्गोज एंड शिप्स हो गए, तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल जो है वो वर्ल्ड को कनेक्ट करने में हेल्पफुल रहा, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी जो है वर्ल्ड में वो ईजिली बढ़ने लगी और ईजिली होने लगी, और जो ग्लोबल वर्ल्ड शेप लेने लगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी 1890 की बात करते हैं, यानी कि 19th सेंचुरी में हम लोग क्या देखते हैं, ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में हेल्पफुल रही। तो ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में क्या था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे। तो ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में ये शो कराया गया, ये चीज़ फील हुआ कि जो अब फूड प्रोडक्ट्स हैं वो किसी पास के गांव और विलेज और टाउन और सिटीज़ से नहीं, वो हज़ारों माइल्स दूर से वो फूड प्रोडक्ट्स आ रहा है हमारे कंट्री में और हम लोग उसको खरीद रहे हैं, जिसके और वो जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो अब पीजेंट्स नहीं ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर्स के थ्रू ग्रो करवाया जा रहा है, प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट रेलवेज और शिप्स के थ्रू हो रहा है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ फीचर्स थे ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का, कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और इस वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी बढ़ते हुए क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा वर्ल्ड है वो ग्लोबली कनेक्ट हो रहा है और ग्लोबल वर्ल्ड हो रहा है। इस चैप्टर के हर टॉपिक में, हर पॉइंट में हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बाय डिफरेंट फेजेस, बाय डिफरेंट स्ट्रगल्स और चैलेंजेस, हमारा जो चैप्टर का जो मेन थीम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो ये ग्लोबल वर्ल्ड बन कैसे रहा है, तो इसके हर एक पॉइंट को समझिएगा, यानी कि हर एक पॉइंट में वो चीज़ छुपा है कि ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा है। ग्लोबल वर्ल्ड कनेक्टिविटी की वजह से बन रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बन रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से बन रहा है। ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में क्या देखा गया कि वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी की वजह से कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग होते जा रही है, जिसके वजह से ग्लोबल वर्ल्ड शेप ले रहा है, ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग की कंट्री में, यानी कि इंडिया में, जब वर्ल्ड इकोनॉमी शेप ले रही थी तो क्या सिचुएशन था, हम लोग की कंट्री में क्या सिचुएशन था। तो ब्रिटेन जो है उस वक्त तक इंडिया को भी अपनी कॉलोनी बना चुकी थी। तो ब्रिटेन का जो इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इरिगेशन कैनाल्स बनाई थी इंडिया में। इरिगेशन कैनाल्स यानी कि कैनाल कॉलोनी हम लोग किसको बोलेंगे, तो द कैनाल कॉलोनी वर सेटल्ड बाय पीजेंट्स
फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब से भी बहुत सारे लोग आए, यहाँ पे रहें और इरिगेशन सेटलमेंट्स यानी कि इरिगेशन कैनाल्स बनाया गया टू प्रिवेंट द फील्ड फॉर द एग्रीकल्चरल वर्क्स। तो ये सिचुएशन हमारे कंट्री में चल रहा था। तो वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी शेप ले रही थी, किस तरीके से शेप ले रही थी, तो हम लोगों ने क्या देखा कि कनेक्टिविटी बढ़ रही थी, फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन के वजह से बढ़ा। उसके बाद कॉर्न लॉज आया, जिसके एबोलिशन के बाद दोबारा कनेक्टिविटी बढ़ी थ्रू इंपोर्ट्स ऑफ कॉर्न्स फ्रॉम ब्रिटेन। लोग माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हमारे कंट्री में क्या सिचुएशन था, तो हमारे कंट्री में इरिगेशन कैनाल्स बनाया गया, कैनाल कॉलोनीज़ का इन्वेंशन हुआ, कैनाल कॉलोनीज़ बनाया गया इंडिया में। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया और उस वक्त तक ब्रिटेन कॉलोनी बना चुकी थी इंडिया को, यानी कि ब्रिटेन, तो वो हम लोग प्रीवियस पार्ट में देखें कि ब्रिटेन धीरे धीरे किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर कैप्चर करना स्टार्ट कर दी थी और जिसके वजह से उसमें एक कंट्री इंडिया भी था। तो इंडिया का सिचुएशन उस वक्त इस तरीके से था। अब हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी का क्या रोल था। अभी तक हम लोग देखे हैं कि टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत सारा अलग अलग ट्रांसपोर्ट हो गया और कनेक्टिविटी में हम लोग देखें कि लोग माइग्रेट हुए जिसकी वजह से वर्ल्ड कनेक्ट हुआ, ग्लोबल वर्ल्ड बना। अब हम लोग देखेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल था इन द कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड एंड टू मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। क्लियर है? तो यहां तक तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या रोल था? तो टेक्नोलॉजी यानी कि टेलीग्राफ्स के थ्रू हम लोग मैसेजेस पहुंचाते थे, रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता था, शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो ये सारा जो है वो क्या शो करता है? ये सारा शो करता है कि जितना भी लार्ज सोशल बैकग्राउंड हो गया, पॉलिटिकल डोमेन हो गया, इकोनॉमिक डोमेन हो गया, तो ये सब का कनेक्शन कैसे बढ़ा, कनेक्टिविटी कैसे बढ़ी और वर्ल्ड इकोनॉमी शेप कैसे ली, टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा। क्लियर है? तो टेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल रहा, तो रेलवेज हो गया, टेलीग्राफ्स हो गया, तो इन सब वजह से, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से माइग्रेशन करना, फूड प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ये सारा कुछ एकदम सिंपल हो गया, जिसके वजह से टाइम कम लगने लगा और लोगों तक ईजिली एट अ टाइम फूड प्रोडक्ट्स पहुंचने लगे और फूड ख़राब भी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो लोग नाव चला चला के ले जाते थे। कभी कोई ऐसा सिचुएशन आता था जिसके वजह से फूड गिर जाता था समुद्र में। क्लियर है? तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से क्या क्या हुआ और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, कनेक्शन, जो कनेक्टिविटी था वो वर्ल्ड में ईजिली स्टैब्लिश होने लगा, ईजिली वर्ल्ड कनेक्ट होने लगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट होने लगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल सूटेड है मीट का, यानी कि ट्रेड ऑफ मीट। मीट का ट्रेड यहाँ पे क्यों दिया गया है? हम लोग फूड ग्रेन्स को ट्रैवल कर सकते हैं। द ट्रेड ऑफ मीट ऑफर्स अ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस। कनेक्टेड प्रोसेस में, फूड ग्रेन्स में मीट को एक एग्जाम्पल के तौर पे इसीलिए लिया गया है कि अगर हम लोग 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो 1870 से पहले की और 1870 के बाद की सिचुएशन कैसी थी। तो 1870 के पहले क्या था, एनिमल्स को लाइव, यानी कि जिंदा एनिमल्स को ले जाया जाता था। कहाँ से? अमेरिका से यूरोप तक। अब अमेरिका से यूरोप तक ले गया, देन आफ्टर जहाँ पे उसको खाना है, अब मीट, यानी कि उस जानवर को वो लोग जिंदा ले जाता था अमेरिका से यूरोप तक और जहाँ पे खाना रहता था उस डेस्टिनेशन पे पहुँच के उस एनिमल को स्लॉटर कर दिया जाता था। स्लॉटर यानी कि हलाल कर दिया जाता था। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि लाइव एनिमल्स जो हैं, जब हम लोग उनको ले जाएंगे शिप्स पे बैठा के, शिप्स पे चढ़ा के, तो सबसे पहले तो वो लोग स्पेस भी ज़्यादा लेगा
शिप्स में अब हम लोग सारे जानवर को वहाँ भर देंगे तो वो लोग तो स्पेस ज़्यादा लेगा क्योंकि ज़िंदा है, जिसमें से उन लोगों को उसमें खर्च भी ज़्यादा होगा। खर्च कैसे ज़्यादा होगा, अब ज़िंदा ले जा रहे हैं तो उनको अच्छा हेल्दी लाइफ देने के लिए जब तक वो स्लॉटर्ड नहीं हो जाते हैं तो उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। और क्या होता था कि रास्ते में ही वोएज यानी कि रास्ते में ही कुछ मर जाते थे, कुछ बीमार हो जाते थे, कुछ ऐसी बीमारी हो जाती थी उन लोगों को, कुछ बीमार होकर मर जाते थे, कुछ ऐसी बीमारी हो जाती थी कि वो अनहेल्दी, दे वर अनहेल्दी टू ईट, हम लोग उसको खा नहीं सकते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। यानी कि अमेरिका से यूरोप तक हम लोग ले जा रहे हैं जिंदा एनिमल्स को फॉर स्लॉटर्ड, यानी कि हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच कर स्लॉटर्ड करेंगे, पर जब जिंदा ले जा रहे हैं तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अब माइल्स अवे हम लोगों को बहुत ज़्यादा माइल कवर करके जाना पड़ता था फ्रॉम सी रूट और लैंड रूट, जिसके वजह से क्या होता था, रास्ते में ही कुछ बीमार हो जाते थे, कुछ मर जाते थे और कुछ अनहेल्दी टू ईट, यानी कि कुछ अच्छे नहीं बचते थे खाने के लिए, कुछ ऐसा बीमारी फैल जाता था, जिसके वजह से क्या होता था कि हमारा डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा रहता था बट सप्लाई कम हो जाता था। इसके वजह से फूड प्राइसेस हाई हो जाता था और कुछ यूरोपियन पुअर्स ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसके वजह से मतलब मीट का कंडीशन इसीलिए लिया गया है क्योंकि मीट जो है उसको हम लोग ट्रैवल करवा सकते, मतलब वो हम लोग ज़िंदा ट्रैवल करवाएं क्योंकि वो ख़राब नहीं होगा। अब अगर हम लोग काट के ट्रैवल करवाते, पहले ही स्लॉटर्ड कर देते अमेरिका में और विदाउट एनी प्रोसेस अगर उसको ट्रैवल करवा के उसको ट्रेड करवा के यूरोप तक ले जाते तब तो वो ख़राब हो जाता। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में तो हम नहीं पहुंच जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे हम लोगों को क्रॉस करके जाना है। तो इसीलिए मीट एक लग्जरी फूड आइटम बन गया फॉर यूरोपियंस, और कुछ यूरोपियन पुअर ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए मीट वॉज एन एक्सपेंसिव लग्जरी एंड वॉज एन एक्सपेंसिव फूड आइटम फॉर देम। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि डिमांड कम होने लगा पर फूड प्राइजेस ज़्यादा हो गया। जो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिमांड कम होगा, सप्लाई, डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा तो फूड प्राइजेस ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट की वजह से, ट्रेड की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से कनेक्टिविटी बढ़ी वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी हुई और ग्लोबल वर्ल्ड बना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। इस न्यू टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में क्या बनता है, रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटेड शिप्स का इन्वेंशन होता है। रेफ्रिजरेटेड शिप्स का इन्वेंशन क्यों होता है? बिकॉज दे गेट ईजी टू ट्रांसफॉर्म द ट्रेड ऑफ पेरिशेबल गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। क्लियर है? तो यानी कि टेक्नोलॉजी में क्या देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल टू कनेक्ट द वर्ल्ड, टू कनेक्ट दिस ग्लोबल एंड दिस बिग वर्ल्ड into a very small part। क्लियर है? तो टेक्नोलॉजी की वजह से, टेलीग्राफ्स की वजह से, रेलवेज की वजह से, शिप्स की वजह से ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है। क्लियर है? तो अब जब ये इजी हो गया, क्या होता था, यहाँ पे स्लॉटर्ड होगा एनिमल्स को पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी कि अगर अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अगर इन सब जगह से यूरोप तक मीट पहुंचाया जाता था, जिसके वजह से जिंदा एनिमल को हम लोग पहुंचाते थे। 1870 के पहले की कहानी ये हो गई कि जिंदा एनिमल को पहुंचाते थे, जिसमें शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा लगता था। क्यों? क्योंकि वो शिप पे स्पेस बहुत ज़्यादा लेते थे। उन लोगों को खाते खिलाते पिलाते हम लोगों को ले जाना पड़ता था ताकि वो लोग हेल्दी रहें। ठीक है? तो इन सब की वजह से हाई कॉस्ट पड़ता था, शिप्स का ट्रैवल का रेट हाई हो जाता था। तो 1870 के बाद की जो कहानी थी उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में न्यू डेवलपमेंट हुआ, रेफ्रिजरेटेड शिप्स का डेवलपमेंट हुआ।
अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स का डेवलपमेंट हुआ, जो पेरिशेबल फूड जो रहते थे ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि पेरिशेबल फूड को दूर दूर तक ले जाना पॉसिबल हो गया, ईजी। अब ईजी कैसे हो गया? ईजी इस वजह से हुआ कि अब हम लोग एनिमल्स को टू देयर पॉइंट स्लॉटेड कर देते थे, यानी कि अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से अगर हम लोग यूरोप तक ले जा रहे हैं मीट, तो उस एनिमल को सबसे पहले हम लोग उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी कि जहाँ से उसका ट्रैवलिंग स्टार्ट होगा वहीं पे स्लॉटेड कर दे रहे थे। देन आफ्टर उसको काट के, उसको पीसेस में बना के, पैकेट में पैक करके फ्रीज में डाल दे रहे थे, यानी कि फ्रोज़न मीट। वो लोग फ्रोज़न मीट बन के अब ट्रेड हो रहा था, उनका फ्रोज़न मीट बन के ट्रेड हो रहा था। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि उन लोगों को शिपिंग कॉस्ट कम लगा। अब शिपिंग कॉस्ट कम लगा, फूड प्राइसेस जो यूरोप में जाते जाते तक बढ़ जाता था मीट का। क्यों बढ़ जाता था? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा था और सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे मर जाते थे, इल हो जाते थे, दे वर अनहेल्दी टू ईट। इन सब के वजह से जब फ्रोज़न मीट बन गया तो डिमांड तो ज़्यादा था ही और सप्लाई भी अच्छे से होने लगा। अब ये लोग 1 साल अगर लग रहा है ट्रेड करने में, तो 1 साल के बाद यूरोप पहुंचाते हैं और फिर फ्रोज़न मीट को वहाँ पे भी 1 साल बाद और खाने तक का डेट दे देते। तो फ्रोज़न मीट बन के यूरोप तक ट्रेड हो रहा था, जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट भी कम लगा। यूरोप पहुंचते पहुंचते वो ख़राब भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे प्राइस भी उस फूड का, यानी कि मीट का, हाई नहीं हुआ और यूरोपियन पुअर जो थे वो भी ईज़िली अफोर्ड कर पाए, जिसके वजह से एक प्रॉपर वैलिड डाइट सारे लोग ले पाएँ और बेटर लिविंग कंडीशन वहाँ पे बन गई। बेटर लिविंग कंडीशन की वजह से सोशल पीस आ गया यूरोप में। अब सोशल पीस आ गया यूरोप में, उसके बाद क्या होता है? दे वर सपोर्ट फॉर इम्पेरियलिज्म अब्रॉड। इम्पेरियलिज्म याद आया कुछ? व्हाट डू यू मीन बाय इम्पेरियलिज्म? ये आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इम्पेरियलिज्म? क्लियर है? तो इम्पेरियलिज्म अब्रॉड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोप का सिचुएशन जब अच्छा हो गया, वहाँ पे जब बेटर लिविंग कंडीशन हो गया, जब यूरोप में पुअर जो है वो अफोर्ड करने लगे एक वैलिड डाइट, बेटर लिविंग कंडीशन देखने को मिलता है। तो बेटर लिविंग कंडीशन के बाद, एक सोशल पीस के बाद, वो लोग अब बोलते हैं, यानी कि उनके अंदर इम्पेरियलिज्म की फीलिंग आती है और वो लोग बोलते हैं चलो अब और भी जो कंट्री बचा है उनको भी अपने अंडर में करते हैं, उनको भी अपनी कॉलोनी बनाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इम्पेरियलिज्म? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। इस पार्ट का नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि किस तरीके से 19th सेंचुरी में ट्रैवल्स के वजह से, टेक्नोलॉजी के वजह से वर्ल्ड में कनेक्टिविटी बढ़ती है और ग्लोबल वर्ल्ड शेप लेता है, ग्लोबल वर्ल्ड बनता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।